नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वह है प्लेटो के रिपब्लिक की विशेषताएं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो बीए हो या फिर एमए हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। विश्व के लगभग सभी विद्वान प्लेटो के रिपब्लिक को अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। तो दोस्तों, विश्व में जितने भी विद्वान या महान लोग हैं उन सबका मानना है कि जो प्लेटो जी की ये रिपब्लिक है ये अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ है। इसके जैसा दूसरा दूसरी रचना कोई नहीं है। रिपब्लिक प्लेटो की एक महानतम कृति है। यह इनकी एक महानतम कृति है जिसे प्लेटो ने अपने जीवन की परिपक्व अवस्था में उस समय लिखा था जब उसके विचारों में उत्साह उत्साह था। तो जब प्लेटो जी के विचारों में उत्साह था, मतलब कि एकदम दार्शनिक थे, पूर्ण रूप से अपनी परिपक्व अवस्था में इसे उन्होंने लिखा था। यह प्लेटो की सर्वोच्च प्रतिभा का प्रदर्शन है। इसमें उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्रतिभा को दर्शाया है, मतलब कि पूरे एकदम मन से इसको अपने लिखा है। यह नाम के आधार पर गणतंत्र की सूचक न होकर एक सामान्य राजनीतिक संविधान की सूचक है। तो यहाँ पर इसकी तुलना गणतंत्र से न होकर के एक संविधान के सूचक से की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेबाइन के अनुसार रिपब्लिक किसी निश्चित प्रकार का ग्रंथ नहीं है और न यह राजनीति का या नीति शास्त्र का या अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान का ही ग्रंथ है, अपितु यह इन सभी का समावेश करता है। तो सेबाइन महोदय का कहना है कि ये जो प्लेटो जी की रचना है ये इन सभी विषयों का, राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सभी विषयों का समावेश करता है अपने अंदर, क्योंकि इसमें कला, साहित्य तथा दर्शन को भी नहीं छोड़ा गया है। मतलब कि इसमें सभी चीज़ों को डाला गया है। यहाँ पर कला भी डाला गया है, साहित्य भी डाला गया है और दर्शन भी डाला गया है। प्लेटो ने इस ग्रंथ को पूरा करने में 10 साल लगाए। तो प्लेटो जी की जो ये रचना है इसको प्लेटो जी ने पूरे 10 साल में लिखा है। 1-2 साल में नहीं, पूरे 10 साल में लिखा है, इसीलिए ये अद्वितीय है। विविधता और शैली की अत्युत्तम दृष्टि से यह अनुपम है। जोवेट के शब्दों में प्लेटो के ग्रंथों में अन्यत्र कहीं इतने तीखे व्यंग्य, परिहास, कल्पनाएं और नाटकीयता नहीं मिलती है। वास्तव में रिपब्लिक मानव के समग्र जीवन का दर्शन है। तो जोवेट महोदय के अनुसार जो रिपब्लिक है वो मानव के समग्र जीवन का दर्शन है। उसके बाद यहाँ पर से शुरू होता है हमारा रिपब्लिक ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। रिपब्लिक में प्लेटो मानव जीवन की मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचना करता है। तो अपने इस रिपब्लिक में प्लेटो जी मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक जीवन की विवेचना करते हैं। उसके बाद इस ग्रंथ में मानव के नैतिक तथा नागरिक जीवन का अध्ययन किया गया है। तो इस रिपब्लिक पुस्तक में मानव के नैतिक और आध्यात्म नागरिक जीवन का अध्ययन किया गया है और बताया गया है कि मनुष्य उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक मनुष्य अपने उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकता है, एक सुखी जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकता है। इसके लिए प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करता है। तो उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए ही प्लेटो जी आदर्श राज्य के निर्माण की बात करते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। रिपब्लिक का उद्देश्य तत्कालीन राज्य व्यवस्था एवं समाज में व्याप्त हिंसापूर्ण स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष तथा अव्यवस्था जैसे रोगों का उपचार करना था। तो प्लेटो जी ने रिपब्लिक लिखा, इसलिए उनका रिपब्लिक लिखने का उद्देश्य ये था कि जो समाज में हिंसापूर्ण स्वार्थपरता है, वर्गों के बीच जो संघर्ष है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसको समाप्त करना था। प्लेटो सोफिस्टों के उच्छृंखल व्यक्तिवाद का विरोध कर राज्य के सावयव रूप का प्रतिपादन करता है तथा बताता है कि व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष नहीं है। प्लेटो जी कहते हैं कि व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष नहीं है। प्लेटो ऐसे शासन का निर्माण करना चाहते हैं जहां
स्वार्थ का नहीं बल्कि सर्वोदय का भाव हो। तो प्लेटो जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पर स्वार्थ न रहे बल्कि सर्वोदय हो, सभी में समभाव हो, सभी में फूट की जगह एकता हो और अनुभवहीन शासन की अकुशलता की जगह क्षमता तथा योग्यता का शासन हो। तो इनका कहना था कि जो अनुभवहीन लोग शासन करते हैं उनकी जगह पे क्षमतावान और योग्यतावान का शासन हो। और तीसरा देख लेते हैं, रिपब्लिक का प्रमुख विषय न्याय है। तो प्लेटो जी ने अपने रिपब्लिक में जो मुख्य विषय जिस पर फोकस किया है वो न्याय पे फोकस किया है। इसका उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित है। प्लेटो न्याय के स्वरूप का पूर्ण विवेचन करते हैं। वह कहते हैं कि न्याय आंतरिक वस्तु है, मतलब कि प्लेटो जी का कहना है कि न्याय अंदर से आता है। मनुष्य में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के ये 3 तत्व जब किसी भी व्यक्ति में समन्वय से कार्य करते हैं तो यह व्यक्तिगत न्याय है। मतलब कि जो अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर मतलब 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो इनका कहना है कि जब ये तीनों गुण बराबर मात्रा में किसी इंसान के अंदर कार्य करते हैं तो वो न्याय है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में इन गुणों पर आधारित वर्गों में सब स्वधर्म का पालन करें, अर्थात विवेक साहस प्रधान शासक और तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग तथा सब वर्गों में एकता की भावना हो। तो इनका मतलब कहना था कि जिस वर्ग में मतलब कि जिस भी इंसान में जिस चीज़ की प्रधानता हो वो अपने उसके अनुसार कार्य करे। जैसे जिसके अंदर विवेक हो वो शासक का कार्य करे, और जो साहस प्रधान हो वो मतलब सुरक्षा का कार्य करे, और जो तृष्णा प्रधान हो वो उत्पादक का कार्य करे। यही इनका कहना था। इससे ही सभी वर्गों में एकता की भावना पनपेगी। और चौथा देख लेते हैं यहाँ पर, रिपब्लिक में प्लेटो का उल्लेख है कि ज्ञान ही सद्गुण है। ये लाइन भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। यदि आप एग्जाम देने जाएंगे यूजीसी नेट का तो उसमें पूछा जाता है कि ज्ञान ही सद्गुण है किसने कहा था। तो प्लेटो जी का कहना है कि जो ज्ञान है वही सद्गुण है और अज्ञान ही पाप है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो वो पापी है। वह आदर्श राज्य का उल्लेख करता है जिसका आधार न्याय है। प्लेटो जी एक ऐसे आदर्श राज्य का उल्लेख करते हैं जिसका आधार न्याय है। इस आदर्श राज्य में शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था है, दार्शनिक राजा है तथा शिक्षा की एक विस्तृत योजना अपनाई गई है। इसमें प्लेटो जी एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं। और पांचवा देख लेते हैं, रिपब्लिक एक साथ राजनीति और नीति शास्त्र का ग्रंथ है। प्लेटो राजनीति और नीति शास्त्र के मध्य अंतर नहीं करता। तो जो यहाँ रिपब्लिक है वो राजनीति और नीति शास्त्र दोनों का मिश्रित ग्रंथ है। प्लेटो जी राजनीति और नीति शास्त्र के मध्य अंतर नहीं करते हैं, दोनों को एक समान ही मानते हैं। उनके अनुसार राजनीति नैतिक नियमों का विशद रूप है। तो यहाँ पर जो राजनीति है वो नैतिक नियमों का ही एक विशद रूप है। नैतिक नियम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए समान हैं। जो नैतिक नियम होते हैं वो व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी समान है। राज्य व्यक्ति का ही विशाल रूप है। राज्य व्यक्ति का ही विशाल रूप है। मतलब कि जो व्यक्ति के अंदर होता है वही राज्य के अंदर होता है। जो सिद्धांत मानव पर लागू होना चाहिए वही राज्य पर लागू होता है। मतलब कि जो नियम एक मानव पर लागू होते हैं वही एक राज्य पर लागू होता है। एक उत्तम व्यक्ति को उत्तम नागरिक भी होना चाहिए। प्लेटो राजनीति को संपूर्ण समाज का नैतिक रूप मानता है। यहाँ पर प्लेटो जी कहते हैं कि एक उत्तम व्यक्ति को उत्तम नागरिक होना चाहिए तथा राजनीति को संपूर्ण समाज का नैतिक रूप मानते हैं प्लेटो जी। इस दृष्टि से रिपब्लिक राजनीति और नैतिकता दोनों का ही ग्रंथ है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो रिपब्लिक है
वो राजनीति और नैतिकता दोनों का मिश्रित ग्रंथ है। उसके बाद छठवां देख लेते हैं, रिपब्लिक अर्थशास्त्र पर रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ पर रिपब्लिक को अर्थशास्त्र पर रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी कहते हैं। प्लेटो राज्य की विवेचना में उसके आर्थिक उपादानों की भी विवेचना करता है। तो राज्य की विवेचना करते हुए प्लेटो जी राज्य के आर्थिक उपादानों की भी विवेचना करते हैं। तो देख लेते हैं, वह राज्य की उत्पत्ति के आर्थिक कारण, उत्तम जीवन के लिए राज्यों की आर्थिक आत्मनिर्भरता, संपत्ति के राजसत्ता से जुड़ने से होने वाले दोष, आर्थिक वर्ग संघर्ष, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, राज्य में धनिक व निर्धनों के अस्तित्व से खतरा आदि का प्रतिपादन करने के कारण प्लेटो को आर्थिक विवेचना भी करनी पड़ी। इससे रिपब्लिक अर्थशास्त्र का ग्रंथ बन गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिपब्लिक कैसे अर्थशास्त्र का ग्रंथ बन गया। यहाँ पर आर्थिक वर्ग संघर्ष, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, राज्य में धनिक व निर्धनों के अस्तित्व से खतरा, इन सब का भी विवेचन प्लेटो जी को करना पड़ा। और सातवां देख लेते हैं, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक महान ग्रंथ है। इसमें शिक्षा के बारे में भी बात की गई है। रूसो जी के अनुसार रिपब्लिक को राजनीति का ग्रंथ मानने की अपेक्षा शिक्षा पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ मानना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। वैसे ही रूसो जी भी कहते हैं कि जो रिपब्लिक है उसको राजनीति का ग्रंथ न कह करके शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहना उचित रहेगा। प्लेटो के विचार में सद्गुण ही ज्ञान है, इसलिए सद्गुण की अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को सद्गुण की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो का आदर्श राज्य उसकी शिक्षा प्रणाली पर ही टिका है। सही ये बात है, अगर किसी को आप शिक्षा देंगे तो वो समाज में अच्छा काम करेगा। वह शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा समाज की इकाइयाँ सामाजिक चेतना की ओर प्रवृत्त और पुष्ट होती हैं। देखिए वही बात आ गई ना कि शिक्षा देंगे तभी लोग अच्छा काम करेंगे, सही गलत में विभेद करेंगे और सामाजिक मांगों को पूर्ण करना सिखाती है। वह शिक्षा पर व्यापक विचार करके इसके उद्देश्य तथा कार्यक्रम का सविस्तार विवेचन करता है। सेबाइन के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज्य की रूपरेखा की चरम परिणति उसकी शिक्षा योजना में होती है। तो सेबाइन महोदय जी का कहना है कि जो एक आदर्श राज्य है उसका जो निर्माण है, उसकी जो रूपरेखा है वो उस शिक्षा योजना में ही होती है। मतलब कि एक राज्य को आदर्श बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत शासकों को ऐसा ज्ञान कराया जाएगा जिसमें नई शोधें की जाएंगी और उनके समक्ष नया ज्ञान प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें शासकों को नई 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 खोज करना सिखाया जाएगा और उनके समक्ष नया नया ज्ञान दिया जाएगा जिससे कि वो और भी ज्ञानी बन सकें। शिक्षा की विस्तृत विवेचना के कारण रिपब्लिक शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो की एक महानतम कृति बन गया है। तो इससे यहाँ पर शिक्षा के बारे में भी उसमें विस्तृत विवेचना की गई है जिसके कारण प्लेटो जी के रिपब्लिक को शिक्षा की एक महान कृति कहा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। यदि आप राजनीति विज्ञान से अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसे ही राजनीति विज्ञान के अनेक टॉपिक पर वीडियो आती रहेंगी। और कोई भी समस्या आपको हो यदि किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो मुझे मतलब कि समझ में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।